हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का उत्कर्ष के इस शानदार और लाजवाब सेशन में। दोस्तों ध्यान रखें, ये सेशन आप शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा, जहां से आपके दोस्तों रागा का जो रगड़ा है उसको अपन सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बार एयरफोर्स वाई ग्रुप में किस तरह से के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक टॉपिक जो आज आपको मैं बता रहा हूं उसमें से एक सवाल आपके लगभग फिक्स पक्का अपन को देखने को मिलता है। और दोस्तों ध्यान रखें आप लोग कि इस बार जो बेस्ट प्लान वो भी कहां, बेलगांव पहुंचने का, तो रागा में कैसे स्कोर करें इसकी पूरी जानकारी भी मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं। तो सभी मित्रों को अच्छे से ध्यान रखना है कि 30 on 30 यानी 30 में से 30 इस बार रागा में स्कोर कैसे किया जा सकता है, जिसके लिए अपने रीजनिंग का आपका क्या प्लान रहना चाहिए, जीके का क्या प्लान रहना चाहिए, मैथमेटिक्स का क्या रहना चाहिए। जीके में सबसे बड़ी समस्या जो रहती है कि जीके में इतने सारे टॉपिक है, क्या क्या पढ़े, कौन से टॉपिक छोड़े, तो उसमें से आज एक टॉपिक का तो पूरा काम ही तमाम मैं कर दूंगा। आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो यहां सबसे पहले जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूं आपके सामने, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, जो एक सवाल फिक्स आता है, हर बार एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन है आपके महत्वपूर्ण युद्ध का। ध्यान रखें भाई आप लोग, कौन सा है? इंपॉर्टेंट वॉर्स, महत्वपूर्ण युद्ध। महत्वपूर्ण युद्ध जिसमें से आपको बाकी सारे युद्धों के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट मैं आपको 10 युद्ध बता रहा हूं और उनमें से आपके एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा युद्ध, एक तो कब लड़ा गया, किस किस के मध्य हुआ, या कोई महत्वपूर्ण टॉपिक उसका बनता है तो उसके बारे में। तो यहां सबसे पहले जिस युद्ध की मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं पोरस का युद्ध। कौन सा युद्ध है? पोरस कह दो, या इसका कई बार नाम पूछते हैं झेलम का युद्ध, या झेलम नदी को प्राचीन में बोलते थे वितस्ता का युद्ध, या इसे यूनानी इतिहासकारों ने नाम दिया था हाइडेस्पियस का युद्ध। हाइडेस्पियस का युद्ध जो कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था भारत पर पहला जो यूनानी आक्रमण हुआ था, पहला विदेशी आक्रमण, सिकंदर और सामने था पोरस। दोस्तों ध्यान रखें, विजय किसकी होती है? विजय होती है इसके अंदर सिकंदर की। हार के बाद सिकंदर ने पोरस के शौर्य से प्रसन्न होकर उसका राज्य वापस लौटा दिया था। इस बात से नाराज होकर सिकंदर की सेना वापस लौटता है सिकंदर, और वापस लौटते समय बेबीलोन में सिकंदर की डेथ हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध है जिसके बारे में आपसे सबसे ज्यादा पूछते हैं वो है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, कलिंग कहां पर है? तो पहला पॉइंट तो ये याद रखें, कलिंग है ओडिशा में। यह लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहां है? कलिंग ओडिशा में है। कलिंग ओडिशा में है। किस किस के मध्य हुआ था? यह लड़ा गया था सम्राट अशोक और सामने था कलिंग का राजा जिसे अपन बोलते हैं कलिंग नरेश। जिस विजय किसकी होती है? सम्राट अशोक की होती है। और इस युद्ध के बारे में कलिंग नरेश का नाम क्या है? नंदराज। याद रखना, इस युद्ध के बारे में अपन को अशोक के 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। ये वाई ग्रुप में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वें शिलालेख में अशोक ने कुल 14 शिलालेख लिखवाए, जिसमें से 13वें शिलालेख में अपन को कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। एक सवाल आता है एग्जाम में कई बार कि किस युद्ध के बाद अशोक ने जिंदगी में कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया था? कलिंग युद्ध में हुए भारी नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने जीवन में फिर कभी भी युद्ध न करने का निश्चय कर लिया था। इसके बाद में महत्वपूर्ण जो अगला युद्ध है वो आपको ध्यान रखना है, सोमनाथ मंदिर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण हुआ था वो सोमनाथ मंदिर आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में हुआ था। सोमनाथ कहां पर है? गुजरात में है, याद रखें आप लोग। और यह जो युद्ध लड़ा गया था ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो इस समय यह अटैक हुआ था एक मंदिर के ऊपर, किसके द्वारा? महमूद गजनवी और गजनवी के ऊपर आक्रमण। इस समय गुजरात का जो राजा था उसका नाम था भीमदेव
प्रथम याद रहे ये गजनवी यहां से इस समय 20 लाख दिनार संपदा लूट के ले गया था। दिनार बोलते थे सोने की मुद्रा को, लूट कर अपने साथ में ले गया था। अगला पॉइंट यहां पर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, तराइन का पहला और दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। तराइन कहां पर है? तराइन है हरियाणा में। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और सामने था अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। विजय किसकी होती है? विजय होती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। याद रहे कि पहले युद्ध में विजय के बाद भागते हुए गोरी का पीछा न करना पृथ्वीराज की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। इसीलिए इस गोरी ने वापस अटैक किया और युद्ध हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तराइन याद रखो कहां है? हरियाणा में। किस किस के मध्य हुआ? तो यह भी हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सेम ही आदमी है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, अजमेर का राजा सम्राट पृथ्वीराज इसमें हारता है और विजय हो जाती है किसकी? मोहम्मद गोरी की। इस विजय के बाद गोरी का जो गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने यहां पर 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत काल की नींव यानी गुलाम वंश की नींव लगाई थी। यहां से दिल्ली सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है भाई। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आपको ध्यान रखना होता है वो याद रखना होता है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब? पानीपत के तीनों युद्ध ध्यान रखने होते हैं 1556, 1526, 1556 और 1761। एक सवाल लगभग वाई ग्रुप का फेवरेट क्वेश्चन रहता है हर बार। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1526 ईस्वी में। पानीपत कहां पर है? पानीपत भी हरियाणा में है। किस किस के मध्य हुआ था? यह हुआ था बाबर और सामने था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वंश का यानी सल्तनत काल का अंतिम राजा। विजय किसकी होती है? बाबर की। और इब्राहिम लोदी इसके अंदर हार जाता है, मारा जाता है। और इस हार के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कौन लगाता है? बाबर लगा देता है। फिर अगला युद्ध होता है एक महत्वपूर्ण, वो होता है कौन सा? खानवा का युद्ध। कौन सा होता है? खानवा का युद्ध। दोस्तों कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 ईस्वी। खानवा कहां पर है? भरतपुर में, राजस्थान में। और किस किस के मध्य हुआ था? यह लड़ा गया था बाबर और बाबर के सामने था महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के साथ। सांगा मेवाड़ का राजा था। विजय हो जाती है बाबर की। याद रखें इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी भाई। गाजी यानी काफिरों को जीतने वाला, हिंदुओं को जीतने वाला। और इसी युद्ध में विजय के बाद बाबर के सेनापति मीर बांकी ने जो है अयोध्या में 1528 ईस्वी में राम मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और फिर अगर आपसे पूछे कि बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया था? 6 दिसंबर 1992 ईस्वी पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय। और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था। 2019 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी ने राम मंदिर का फैसला सुनाया था। 5 अगस्त 2020 को मोदी ने राम मंदिर की नींव लगाई थी। और ध्यान रखें 22 जनवरी 2024 ईस्वी को मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। राम मंदिर का वास्तुकार है चंद्रकांत मौली सोमपुरा। ये थोड़ी सी जानकारी अभी मंदिर को लेकर के काफी चर्चा में है, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो पानीपत के बाद में खानवा, खानवा के बाद में बाबर के 4 आक्रमण, चारों ध्यान रखने होते हैं भाई आपको। इसके बाद लड़ा जाता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया था 1528 ईस्वी में। किस किस के मध्य? बाबर और मेदिनी राय। मेदिनी राय के मध्य विजय होती है किसकी? बाबर की। इसके बाद में होता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध
1529 ईस्वी में बाबर और महमूद खां लोधी के मध्य, बाबर और महमूद खां लोधी, विजय किसकी होती है? बाबर की। महमूद का हार जाता है। 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। तो ध्यान रखना, बाबर ने 1526 ईस्वी पानीपत पानी पिया, 27 में खानवा खाना खाया, 28 में चंदेरी चाय पी, 29 में घाघरा घर गया और 30 में मर गया। ये 5 जो डेट है बाबर के बारे में अपन को ध्यान रखना होता है। और फिर इसके बाद में याद रखना होता है नेक्स्ट चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था 1539 ईस्वी में, किस किस के मध्य? तो ये लड़ा गया था हुमायूं और सामने था शेरशाह। शेरशाह है सूरी, विजय किसकी होती है? शेरशाह की हो जाती है। और इसके बाद में सेम दोस्तों चौसा के बाद होता है बीलग्राम का युद्ध। बीलग्राम कह दो, चाहे आप इसे कह सकते हो कन्नौज का युद्ध, जो कब लड़ा गया था? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के मध्य? सेम आदमी है, बाबर और शेरशाह सूरी। विजय आप हुमायूं और शेरशाह सूरी, विजय होती है शेरशाह सूरी की। हुमायूं हारता है। इस हार के बाद में 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक हुमायूं घूमकर जीवन यापन करता है दोस्तों। और फिर इसके बाद में महत्वपूर्ण युद्ध होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध। कब लड़ा जाता है रे? 1556 ईस्वी में पानीपत हरियाणा। किस किस के मध्य? अकबर, और अकबर की तरफ से लड़ रहा था कौन? उसका सेनापति बैरम खां। बैरम खां और सामने था दोस्तों उज्जैन का राजा हेमू। विजय हो जाती है किसकी? अकबर की। भाई बैरम खान की विजय होती है, हेमू की इसके अंदर हार होती है। इसके बाद मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है कब? 18 जून 1576। हल्दी घाटी राजसमंद राजस्थान में है। किस किस के मध्य? महाराणा प्रताप, माइड थारो वो पूत कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। और अकबर की तरफ से लड़ रहा था आमेर का राजा मान सिंह। विजय हो जाती है इसमें किसकी? हालांकि इसे निर्णायक भी कहते हैं और मान सिंह की कई इतिहासकार विजय भी बताते हैं। तो ये हुआ था आपके कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। इसके बाद में होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कब होता है? 1757 ईस्वी में होता है। किस किस के मध्य होता है? तो ये होता है नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और सामने होता है दोस्तों कौन? अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों विजय किसकी होती है? विजय होती है इसके अंदर रॉबर्ट क्लाइव की। विजय का रीजन क्या था? नवाब का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ये विश्वासघात करके और क्लाइव का साथ देता है। इसी वजह से नवाब युद्ध में मारा जाता है। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है, प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल। कौन बनता है भाई? रॉबर्ट क्लाइव। और उसके बाद में फिर होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो होता है 1764 ईस्वी में। ये होता है मीर कासिम और सामने था अंग्रेज हेक्टर मुनरो। और विजय किसकी होती है? हेक्टर मुनरो की। इसकी हार होती है। एक साथ में याद रखना भाई, पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है 1761 ईस्वी में, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव और सामने था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। विजय किसकी होती है? अहमद शाह अब्दाली। मराठों की होती है हार। दोस्तों ध्यान रखें कि ये युद्ध जो मैंने आपको बताए हैं, इन युद्धों में से एक सवाल आपके एग्जाम में वाई ग्रुप में पक्का देखने को मिलता है। ये आपका आज के इस शानदार 10 मिनट सेशन में जो है एक क्वेश्चन लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस सारे युद्धों को अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे सारे के सारे हमारी पूरी टीम जो है, यानी प्रिया मैम जो आपको रीजनिंग के बारे में
ऋषभ सर मैथमेटिक्स में ऐसे ही 10 मिनट शो आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ में, तब तक सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मजे में रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत शानदार चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द वाई ग्रुप एग्जाम, राइट। तो मेरे दोस्त, मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं वाई ग्रुप के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते होंगे, या हम लोग बात करें कौन कौन से टॉपिक्स आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी का जो ड्यूरेशन है, यानी अगर हम लोग बात करें आज से कुछ ही मंथ बाद, यानी 2 महीने बाद आप सभी का एग्जाम होने वाला है, तो 60 डेज में आप लोग कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये मैं यकीन करता हूं, ये मैं मानता हूं कि आप सभी कहीं ना कहीं एक बार तो कोर्स कंप्लीट कर ही चुके होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद पिछले जो इंटेक है उसमें नहीं सिलेक्शन लिया है, तो शायद उन्होंने कहीं बार उसका रिवीजन कर लिया है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं जो कि कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने उस टॉपिक्स को वीक पॉइंट मानते हैं, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इन 2 महीने में आप लोग अपने आप को इतना शानदार तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से उन टॉपिक्स को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले अगर मेरे बात करूं मेरे भाई, तो सबसे पहला आप सभी हमेशा मेरे मुंह से तो रेशियो ही सुनोगे, और दूसरा टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करने वाले परसेंटेज की। तो ये 2 टॉपिक जो है वो मैथ्स को हिला कर रख देते हैं। मैं कहता हूं ये 99% तक मैथ्स का सबसे बड़ा रोल रहता है रेशियो और परसेंटेज का। एज यू ऑल नो कि भाई रेशियो फ्रैक्शन, परसेंटेज भी फ्रैक्शन, तो ये सारा कॉन्सेप्ट पूरा मैथ्स के अंदर फ्रैक्शन का चलता है। और वहां जो भी कड़ी, अगर बात करें नींव की कड़ी की बात कर ले, तो वो कड़ी रखता है भाई रेशियो। उसके बाद में परसेंटेज का ही भाई आ जाता है। भाई परसेंटेज के कौन कौन से भाई आप लोगों को देखने को मिलते हैं मेरे भाई? परसेंटेज भाई आपको दिखाई देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, आपको लोगों को दिखाई देगा डिस्काउंट का पॉइंट भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं मेरे भाई पार्टनरशिप। खैर वाई ग्रुप के अंदर पार्टनरशिप नहीं होती, बट फिर भी हम लोग चलो लिख देते हैं कि आप सभी को पार्टनरशिप भी इसी परसेंटेज से कवर करने को मिल जाता है, एसआई भी उसी से कवर होता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें सीआई भी उसी से कवर होता है। अब आप लोग कहेंगे सर आप तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे थे, लगभग आपने तो सिलेबस ही लिख दिया। तो मेरे दोस्त मैं आपको कहूंगा इसके अंदर कितने टॉपिक्स इंक्लूड है, कितने समावेश रखता है ये अपने अंदर, तो प्रतिशत जो है वो 5 टॉपिक को अपने अंदर बनाकर रखता है। और इनमें से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस, एट देन हम लोग बात करेंगे केवल एसआई की। मैं रेड कलर से मैं यहां पर मार्क कर देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को रेशियो देखना है, परसेंटेज देखना है, और अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पर बात करेंगे एसआई की। तो ये 4 टॉपिक जो है वो है इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये बात करते हैं एक टॉपिक और, यानी टॉपिक नंबर 3 लिख देता हूं, वो है मेरे भाई टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं भाई। और अगर आप लोग बात करें जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फॉर्मूला है, अगर आप लोग केवल फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला अगर आप सभी को याद है फॉर्मूला बेसिस, तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिल सकती है केवल और केवल फॉर्मूला के बेस पर। और एंड द लास्ट परम्यूटेशन या प्रोबेबिलिटी की बात कर लो भाई, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं भाई। 100 शिफ्ट में से कोई एक शिफ्ट में आ जाए तो बात अलग है। तो आप सभी के लिए केवल 5 टॉपिक की बात कर रहा हूं। पहला कौन सा टॉपिक हो गया? रेशियो। दूसरा कौन सा टॉपिक हो गया? परसेंटेज। तीसरा टॉपिक टाइम एंड वर्क, और चौथे टॉपिक की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में भी केवल और केवल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसआई। आप केवल इतना भी कर लेते हैं तो आइए फिर से काउंटिंग करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6। और वाई ग्रुप में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोलो कितने आते हैं भाई? 6 क्वेश्चन। तो इसका मतलब 6 से 7 क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और मैंने यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता दिए वो भी आपको 6 बता दिए। और अगर हम लोग वाई ग्रुप के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो मेरे भाई ये 100% एक्यूरेसी के साथ मैं आपसे को बता रहा हूं कि 6 से 7 क्वेश्चन, और वही 6 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इनका बेसिक भी अगर आप लोग कर लेते हैं माय डियर, मोर देन इनफ है आप सभी के लिए। चलिए, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद सभी को। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए जानते हैं आज इस सेशन में कि रागा में कैसे आप स्कोर कर सकते हैं 30 में से 30, यानी कि इसमें एक बड़ा पोर्शन आपको देखने को मिलता है रीजनिंग का। एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है रीजनिंग, क्योंकि इस
30 में 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं रीजनिंग के, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि इस 30 में 30 के अंदर जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें आप 15 में 15 कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे अपने इस एग्जाम को दिया जाए, क्या क्या विषय पढ़ा जाए कि आप इस रीजनिंग में स्कोर करें 15 में 15। और इसमें रेस्ट ऑफ पोर्शन में आपको मैथ्स देखने को मिल जाती है, जीएस देखने को मिल जाती है। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि 30 में से 30 आप जब स्कोर करोगे तो उसमें क्योंकि बड़ा पोर्शन रीजनिंग का देखने को मिल रहा है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट रीजनिंग के देखने को मिल रहे हैं, बाकी 7 क्वेश्चन अगर मैथ्स के हैं तो लगभग 8 क्वेश्चन जीके जीएस वगैरह से मिलेगा, या फिर 8 क्वेश्चन अगर मैथ्स से हैं तो जीके जीएस वगैरह से आपको 7 क्वेश्चन, यानी ये 7-8 का रेशियो आपको मैथ्स और जीएस में देखने को मिल जाता है। तो मैथ्स और जीएस का तो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर रीजनिंग में 15 में 15 कैसे स्कोर कर सकते हैं ये ज़रूर बताएंगे, जिससे एक भी प्रश्न आपका ना छूटने पाए। तो कौन सा है वो प्रश्न, कौन से हैं वो टॉपिक्स जिन पर हमें ये ध्यान देना है दोस्तों। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे मेजरली आप देखेंगे नॉन वर्बल हमने टॉप पर रखा है, यहाँ कम से कम 6 क्वेश्चन सीधा नॉन वर्बल से पूछे जा रहे हैं, और नॉन वर्बल के अंदर भी सीरीज से पूछे गए हैं कई बार। अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठाना करके देखोगे तो नॉन वर्बल के अंदर जो सीरीज का क्वेश्चन बनता है वहां से सीधा सीधा 5-6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बने हैं, और एक नॉन वर्बल के क्लासिफिकेशन से या एनालॉगी या फिर वाटर इमेज मिरर इमेज, यानी नॉन वर्बल का एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे इस 15 क्वेश्चन के अंदर। इस रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन वर्बल, जिसे आपको हर हालत में करना है। तो करना क्या है, नॉन वर्बल के अंदर आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो है एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, वाटर इमेज, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, है ना, एम्बेडेड फिगर, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। इनके टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने होंगे, और यकीन मानो ये एक इजी टॉपिक हो जाता है नॉन वर्बल, आप बहुत आसानी से यहाँ पे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका सीरीज से बनना ही बनना है, यानी सीरीज भी हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे ही जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि इस बार इनमें से कोई एक टॉपिक लाइक हो सकता है इस बार आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग देखने को ना मिले, या फिर हो सकता है कि इसमें से इस बार कोई एक टॉपिक या वेन डायग्राम के अलावा कोई दूसरा टॉपिक देखने को मिल जाए, लेकिन ये वो टॉपिक हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं। और इस बार भी ऐसी संभावना है कि इन्हीं टॉपिक से एनालॉगी, क्लासिफिकेशन अगर नॉन वर्बल के अंदर आता है तो ये अलग से वर्बल के टॉपिक हैं, ये वर्बल रीजनिंग के टॉपिक हैं। यहां से आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन कैलकुलेशन करवाता है, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको फ्री के मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ जोड़ घटाना करना है, कुछ सोचना नहीं है कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है, केवल वर्ड मास का नियम लगाना है और आंसर बताना होगा। डायरेक्शन में दिशाएं वगैरह थोड़ी सी बिल्कुल आपको तैयार करनी होगी, और डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन, ऑर्डर और रैंकिंग से एक क्वेश्चन। साथ ही में इन टॉपिक्स को आपको इस तरह से कवर करना है कि हमारे क्वेश्चंस छूटे ही ना, तो क्या किया जाए बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार उठाकर देखना। सबसे पहले आप अपने ये जो टॉपिक लिखे हैं इन टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, इन सारे ही टॉपिक में आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक बार एक बड़ा ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने छोड़ दिया, यहां पर नहीं लिखा, वो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। वो टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग। अगर ये कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को आप डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लेते हो, इसी के अंदर आपका एनालॉगी कंप्लीट हो जाएगा, इसी के अंदर आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसे वर्गीकरण कहा जाता है, और इसी के अंदर
सीरीज का कुछ पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। वर्बल के पोर्शन में, वर्बल रीजनिंग के पोर्शन में एक मेजर टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि ये कई सारे टॉपिक्स को कवर करता है। तो आप कोडिंग डिकोडिंग जरूर पढ़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप खुद पाओगे कि आप कोडिंग डिकोडिंग क्या, आप एनालॉगी भी कर पा रहे हो, आप क्लासिफिकेशन भी कर पा रहे हो, और सीरीज के 50% क्वेश्चंस भी आप अप्लाई कर पा रहे हो। सिर्फ एक टॉपिक से आप बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो इसके ज्यादा नहीं, हर टॉपिक से 20-20, 30-30 क्वेश्चन लगा लो। हर टॉपिक से, वर्बल के हर टॉपिक से 20-20, 30-30 क्वेश्चन लगाने के बाद अब आपको केवल और केवल PYQs लगाने होंगे। PYQs लगाएं, टेस्ट सीरीज देना शुरू करें, और यकीन माने आप एकदम रीजनिंग में परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि रीजनिंग बहुत हार्ड नहीं है। जितना ज़्यादा यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपने डेली 1 से 2 घंटा अगर रीजनिंग को दे दिया, 2 घंटा यकीन मानिए बहुत ज़्यादा है। 1 से 2 घंटा बस आप रीजनिंग को दे दीजिए, आपके 15 में से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। आपको इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एक दिन में आपको, एक दिन यानी कि 1 से 2 घंटे के अंदर, 1 से 2 घंटे के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो सिलॉग्स का टॉपिक ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए सिलॉगिज्म, जिसे हिंदी में न्याय निगमन कहा जाता है, आप इसका 2 घंटे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। अब मान लीजिए आप एकदम नए हैं, अभी आपको कुछ पता नहीं है, तो आपने क्या किया, एक दिन में 2 घंटा निकाला और आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। जैसे ही 1 से 2 घंटे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपने रेस्ट ऑफ 1 घंटे में सिलॉग्स के क्वेश्चन लगाएं। क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं? आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्लासेस कोई ली हैं तो वहाँ से, या आप चाहें तो बुक से, और या फिर आप चाहें तो YT क्लासेस, ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस जो आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वहाँ से आपने सिलॉग्स के क्वेश्चंस लगा लिए। आपका 3 घंटे के अंदर सिलॉग्स टॉपिक कंप्लीट। अगर आपने फोकस्ड होकर के, बिना मोबाइल छुए, बिना डिस्ट्रैक्शन के 1 से 2 घंटे के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर किया, वो टॉपिक कोई भी हो सकता है। टॉपिक क्लियर करने के बाद नेक्स्ट 1 घंटे में आपने उसके क्वेश्चंस लगा लिए, और क्वेश्चंस लगा लिए तो बस आपका वो टॉपिक इस 3 घंटे के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अदरवाइज 2 घंटे में आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी आपको फोकस करना होगा। तो आपको ये अप्रोच अप्लाई करना है। इस अप्रोच के तहत एक एक टॉपिक आप मात्र 15 दिन के अंदर, आप 15 से ज्यादा ही टॉपिक कवर कर लोगे। अगर ये 15 दिन की स्ट्रैटेजी लेके चलते हो तो 15 में 15 क्वेश्चंस आप यहां पर बहुत ही इजीली कैच कर पाओगे। और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ भाई अभी मैं नया हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, कहां से पढूं, क्या पढूं, किस तरीके से पढूं, तो क्योंकि आ गया है 26 जनवरी आने वाला है, तो इस अवसर पर आपको उत्कर्ष क्लासेस दे रहा अप टू 90% का डिस्काउंट एक बार फिर से। जी हाँ, एक बार फिर से आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सारे ही कोर्सेज पर। जितने भी एग्जाम्स हैं, हर बंदे एग्जाम्स पर ये ऑफर 23 से 28 जनवरी तक देखने को मिलेगा। अप टू 90% का डिस्काउंट सारे कोर्सेज पर, जिसमें 3 महीने का एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, और अगर ज़्यादा वैलिडिटी बढ़ाते हो तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी कि मैम कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस स्पीड बढ़ानी है, टेस्ट लगाने, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के बच्चा सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, प्रैक्टिस करनी ही होंगी, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी सिर्फ कोर्सेज पर ही नहीं, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोर्सेज कंप्लीट है, तो आप केवल टेस्ट सीरीज से भी अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज अप टू 90% का डिस्काउंट। कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं? अगर आप एयरफोर्स X और Y दोनों ही ग्रुप की
तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच मात्र 150 में मिल रहा है। याद रखना ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 28 जनवरी तक है, जो 23 जनवरी से शुरू हो चुका है। अगर आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो मात्र 100 रुपए में आपको एक्स ग्रुप बैच कंप्लीट बैच मिल रहा है, और अगर केवल वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो वो मात्र 100 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज है बेटा, ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज है। अगर आप एक्स और वाई ग्रुप का टेस्ट खरीदना चाहते हो तो ये टेस्ट मात्र 150 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आप एक्स और वाई दोनों ही ग्रुप की लगा सकते हो, और एक्स ग्रुप का टेस्ट सीरीज आपको 100 और वाई ग्रुप का मात्र 100 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है। अगर आप एनडीए की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ये टेस्ट सीरीज मात्र 200 रुपए में है बच्चा। तो ये सारी, और इसके अलावा एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के जो बैचेस हैं, इसके अलावा हमारे बैचेस रनिंग है। एक्स ग्रुप के कंप्लीट कोर्स बैच, वाई ग्रुप का कंप्लीट कोर्स बैच, एक्स और वाई का कॉम्बो बैच, इन सब में बेटा अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी केवल टेस्ट सीरीज पर ही नहीं, आप कोर्सेज पे भी पाओगे भारी भरकम डिस्काउंट। तो आशा करते हैं कि आपको ये डिस्काउंट बहुत पसंद आएगा और आप जल्द ही अपने बैचेस को लेकर के पढ़ाई को अग्रसर करेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।